नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और सामने की घंटी जरूर दबाइए ताकि विश्लेषण से संबंधित हमारा रोजाना का वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि आपकी तरह और लोग भी हमारे वीडियो से रूबरू हो सके। आज हम चर्चा करेंगे, क्या इंडिया गठबंधन टूट जाएगा? क्या शरद पवार, उद्धव ठाकरे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे? क्या केजरीवाल इंडिया गठबंधन से सबसे बड़े घटक दल कांग्रेस को ही इंडिया से बाहर कर देंगे? क्या ममता बनर्जी अडानी के हाथों खेल रही हैं, वह भी इंडिया गठबंधन को तोड़ने का सार्थक प्रयास कर रही हैं? इंडिया गठबंधन का कन्वीनर बनने का सपना देख रही हैं। आज हम इसी का विश्लेषण करेंगे और परत दर परत अपने विश्लेषण से आपको बताएंगे कि नरेंद्र मोदी और शाह किस तरह से इंडिया गठबंधन को खत्म कर देने, वजूद को मिटा देने की सुपारी दे रखे हैं अडानी को। तो साथियों, खबर महाराष्ट्र से आ रही है और खबर बहुत धमाकेदार, सनसनीखेज है कि शरद पवार भारतीय जनता पार्टी के साथ या एनडीए गठबंधन में जाने के लिए तैयार हो गए हैं। खबर है कि अजीत पवार, जो कि शरद पवार के भतीजे हैं, अजीत पवार की मां ने कहा है कि सभी लोग एक हो जाओ, और उन्हीं के नसीहत पर अजीत पवार और शरद पवार एक होकर के नरेंद्र मोदी का समर्थन करेंगे केंद्र में, और राज्य में यानी महाराष्ट्र में अपना सहयोग देंगे फडणवीस सरकार को। तो क्या शरद पवार, जो कि उम्र के आखिरी पड़ाव पर हैं, जी हाँ, 82-83 साल के हो गए हैं और जिंदगी भर सेकुलर नेता के रूप में, समाजवादी नेता के रूप में, किसान नेता के रूप में जाने गए हैं शरद पवार, तो क्या आखिरी घड़ी आते आते वह भी कम्युनल हो जाएंगे? वह भी सांप्रदायिक सोच रखने वाली भारतीय जनता पार्टी, हिंदू मुस्लिम करके हिंदुओं और मुसलमानों को बांटने वाली भारतीय जनता पार्टी के सुर में सुर मिलाना शुरू कर देंगे? साथियों, हमें विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन इस देश ने देखा है कि जॉर्ज फर्नांडीज जैसे सेकुलर नेता, धर्मनिरपेक्ष नेता, रामविलास पासवान जैसे सेकुलर नेता, शरद पवार जैसे पिछड़ों के मसीहा और सेकुलर नेता किसी न किसी रूप में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं। और वह जॉर्ज फर्नांडीज तो एनडीए गठबंधन के कन्वीनर भी बने रहे और भारतीय जनता पार्टी को ताकत देते रहे हैं। क्या उसी कड़ी में शरद पवार भी जुड़ जाएंगे? बात सिर्फ शरद पवार की नहीं है। सुनने में आ रहा है, समाचार ऐसे आ रहे हैं कि अब उद्धव ठाकरे भी अपने मातृ संस्था भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। उन्होंने पिछले एक हफ्ते से जिस तरह से फडणवीस सरकार, महाराष्ट्र सरकार की सराहना कर रहे हैं और फडणवीस के, मोदी के, शाह के कसीदे पढ़ रहे हैं, उससे यही लगता है कि उद्धव ठाकरे भी
भारतीय जनता पार्टी की ओर रुख कर रहे हैं, जहां से आए थे वहीं जा रहे हैं। तो इसे क्या माना जाए? यह सब एकाएक हो रहा है, यह संयोग है, या फिर मोदी और शाह का प्रयोग है? हमें लगता है कि यह मोदी और शाह का प्रयोग है, क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में मोदी और शाह भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि यह किस घड़ी किस पल एनडीए गठबंधन को धत्ता बता करके इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगे, या लालू यादव के साथ मिल करके अपनी सरकार फिर से बिहार में बनाएंगे और तेजस्वी को मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो मोदी और शाह को यह नीतीश के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है, और सच पूछिए तो विश्वास होना भी नहीं चाहिए। जिस तरह से नीतीश कुमार का चाल चरित्र चेहरा है, पलटी मारने की उनकी छवि है, उस पर कोई भी किसी को भी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो क्या, लेकिन जो हमें सदमा पहुंचा है वह शरद पवार के बयान से पहुंचा है, और इसके पीछे का कारण जो बताया जा रहा है, हालांकि वह मुख्य कारण नहीं है कि शरद पवार अपने जिंदगी के आखिरी क्षण में अपनी बेटी को मंत्री के रूप में, केंद्रीय मंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। इसके लिए वह मोदी और शाह से गुफ्तगू कर चुके हैं, और किसी भी समय औपचारिक घोषणा हो सकती है भारतीय जनता पार्टी या एनडीए में जाने की, और जाने के तुरंत बाद शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले को मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन शरद पवार, जिनका की कद बहुत बड़ा है, जैसा कि मैंने बताया कि किसान नेता के रूप में, धर्मनिरपेक्ष नेता के रूप में, कारपोरेट को अपने साथ लेकर के चलने वाले नेता के रूप में इनकी छवि रही है, और बिहार में ही नहीं पूरे देश में शरद पवार के कद की, कद्दावर स्वरूप की चर्चा आज भी होती है। तो क्या उम्र के आखिरी पड़ाव पर वह सांप्रदायिक हो जाएंगे, जॉर्ज फर्नांडिस की तरह, रामविलास पासवान की तरह, शरद पवार की तरह? एक लंबी फेहरिस्त है जो कि धर्मनिरपेक्ष से सांप्रदायिक बने हैं, जो कि हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करने वाली भारतीय जनता पार्टी, वर्ण व्यवस्था और मनुस्मृति का समर्थन करने वाली पार्टी के साथ गए हैं। अगर शरद पवार जाते हैं तो यह कोई नई बात नहीं होती है, और हम समझते हैं कि अब चौंकाने वाली बात भी नहीं होगी। और यही माना जाएगा कि इस देश में नेता चाहे कितना बड़ा हो गया हो, कितना बड़ा उसका विराट स्वरूप हो गया हो, अंततः वह होता अवसरवादी ही है। उसे अपने इज्जत और जिंदगी भर किए गए कामों की चिंता नहीं होती है, उसे अपने बेटे या बेटी के करियर की चिंता होती है, और अपने जीवित रहते सुप्रिया सुले को केंद्रीय मंत्री के रूप में देखना चाहते हैं शरद पवार। शरद पवार यह वही है 1991 में जब नरसिंहा राव की सरकार बनी थी, तो प्रधानमंत्री पद के लिए 3 दावेदार थे, नरसिंहा राव, शरद पवार और अर्जुन सिंह। लेकिन सोनिया गांधी और कांग्रेस के तमाम नेताओं से चर्चा करने के बाद नरसिंहा राव को प्रधानमंत्री बनाया गया था, और उसके बाद कुछ सालों बाद यानी 1999 में सोनिया गांधी को विदेशी मूल की होने की वजह से शरद पवार इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। पार्टी में उनकी छवि बड़ी हो गई थी, उन्होंने प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया था 1991 में। उसी समय से मन बना रहे थे शरद पवार अलग होने के लिए, और 1999 में वह औपचारिक रूप से कांग्रेस को छोड़ करके महाराष्ट्र पहुंच गए, और वहां पर
एनसीपी का गठन किया। लेकिन यह कौन जानता था कि एक धर्मनिरपेक्ष छवि वाले शरद पवार, एक किसान नेता के रूप में जाने जाने वाले शरद पवार जिंदगी के आखिरी क्षण में, जी हाँ 82-83 साल की उम्र हो गई है और 60 साल की से वह राजनीति कर रहे हैं भारतवर्ष की। दो कद्दावर नेता हैं अधिक उम्र वाले और दोनों की लगभग समान उम्र है। पहले कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे 83 साल के और वही 83 या 84 साल की उम्र शरद पवार की है। कैंसर की बीमारी भी है। आप देखते होंगे कि उनके मुंह के सामने जिस तरह के लक्षण कैंसर के दिखाई देते हैं, और इन सब होने के बावजूद अडानी से उनके अच्छे रिश्ते हैं। वही अडानी जो मोदी और शाह के मित्र हैं। राहुल गांधी अक्सर कहा करते थे हम दो हमारे दो, तो उन्हीं हम दो हमारे दो में अडानी अगर उन्हें पर्दे के पीछे से शरद पवार को पटा करके भारतीय जनता पार्टी में ले जाने की सुपारी दे रखी है मोदी शाह ने, तो शायद वह कामयाब हो गए हैं। और मोदी और शाह क्यों चाहते हैं कि वह एनडीए गठबंधन में या भारतीय जनता पार्टी के साथ आए? इसका दो कारण है। एक तो राहुल गांधी को सबक सिखाना, इंडिया गठबंधन को कमजोर करके, और दूसरा कारण शरद पवार को सबक सिखाना। लोकसभा चुनाव के समय नरेंद्र मोदी ने शरद पवार के बारे में एक कमेंट किया था जो कि बहुत वायरल हुआ था। वह कमेंट था, शरद पवार भटकती हुई आत्मा है। भटकती हुई आत्मा जिन्होंने कहा नरेंद्र मोदी ने, उन्हीं के साथ आज यह भटकती हुई आत्मा उनकी ताकत बढ़ाने जा रही है, क्योंकि नीतीश कुमार किसी भी क्षण एनडीए गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी मोदी शाह का साथ छोड़ करके इंडिया गठबंधन की ओर रुख करना चाहते हैं। और इसकी भनक मोदी और शाह को पहले से ही लग गई है। इसलिए उन्होंने सोचा कि हम इंडिया गठबंधन को इतना कमजोर कर दें कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में जाने के बारे में सोच भी न सकें। उद्धव ठाकरे को भी पटाया गया और उन्हें कहा गया कि हिंदुत्व की विचारधारा पर, या यूं कहें उग्र हिंदुत्व की विचारधारा पर फिर से लौट आइए अगर सत्ता सुख भोगना है तो क्या उद्धव ठाकरे जो 2022 से भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते आए हैं, वह भी शामिल हो जाएंगे भारतीय जनता पार्टी में या एनडीए गठबंधन में? हमें तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि जिस तरह से उद्धव ठाकरे के सुर बदले हुए हैं उससे यही आभास होता है कि महाराष्ट्र के दो विपक्षी नेता और कद्दावर विपक्षी नेता भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन में आकर के अपने वजूद को बचाए रखना चाहते हैं। दूसरी तरफ बीएमसी का चुनाव भी है। बीएमसी का चुनाव करीब 3 वर्षों से नहीं हुआ है। मोदी और शाह को वहां पर हारने की आहट आ रही थी, इसलिए चुनाव नहीं कराए गए। लेकिन अब जब फडणवीस की सरकार बन गई है और भारी बहुमत से बनी है, तो बीएमसी चुनाव कराने जा रहे हैं। तो बीएमसी चुनाव में अपनी जीत भारतीय जनता पार्टी सुनिश्चित करने के लिए विपक्ष को तोड़ करके क्या बीएमसी चुनाव में फतह कर सकते हैं? फतह तो वैसे भी हो जाती जब विधानसभा चुनाव में 130 से अधिक सीटें अकेले भारतीय जनता पार्टी लाती है, तो बीएमसी क्या चीज है। लेकिन बीएमसी के लिए उद्धव ठाकरे और शरद पवार के मोहताज हो जाएं, हमें ऐसा नहीं लगता। हमें तो यही लग रहा है कि अब
विपक्ष के दिन पूरे हो गए हैं और एक एक करके विपक्ष को खत्म कर देंगे और हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ने के लिए विपक्ष को खत्म करना, लोकतंत्र को खत्म करना, संविधान को खत्म करना, मनुस्मृति को लागू करना नरेंद्र मोदी, शाह और मोहन भागवत की प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है। तो समझ लीजिए कि एक तरह से हिंदू राष्ट्र की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कदम बढ़ रहे हैं और उसमें साथ देने के लिए कट्टर हिंदू नेता उद्धव ठाकरे और तथाकथित धर्मनिरपेक्ष सेकुलर नेता शरद पवार भी उसी दिशा में रुख कर रहे हैं। दूसरा कारण, राहुल गांधी ने जिस तरह से ओबीसी जनगणना, ओबीसी हक अधिकार और संविधान को बचाने के लिए रात दिन कसरत कर रहे हैं और आए दिन इस लकीर को बड़ी कर देते हैं कि हम आरक्षण 50% से बढ़ा करके 100 के आसपास या 75-80 तक पहुंचा देंगे। 50% की जो कैप लगी हुई है इसे हटा करके ओबीसी को न्याय देंगे और सामाजिक न्याय की अवधारणा के तहत ओबीसी को उनका हक अधिकार सुनिश्चित करेंगे। नरेंद्र मोदी अगर ओबीसी की जनगणना नहीं कराएंगे तो हमारी सरकार जब बनेगी इंडिया गठबंधन की, तब जनगणना कराई जाएगी और ओबीसी को उनका हक अधिकार दिया जाएगा, उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में लाया जाएगा। लेकिन आरएसएस, नरेंद्र मोदी, शाह और पूरा भगवा टीम नहीं चाहती है कि ओबीसी के साथ न्याय हो और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सामाजिक न्याय, जिसे कि उन्होंने संविधान में डाला है, सामाजिक न्याय की अवधारणा साकार हो सके। ये लोग सामाजिक अन्याय के प्रतीक हैं और उसी अन्याय के तहत चाहते हैं कि वर्ण व्यवस्था बनी रहे, वर्ण व्यवस्था और ताकतवर हो जाए और मनुस्मृति के अनुसार इस देश का राज चले। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को हटा दिया जाए। इसके लिए अगर बाबा साहब को अपमानित भी करना पड़े गृह मंत्री अमित शाह को, तो उससे भी कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए और उन्होंने यही किया भी पिछले दिनों। न सिर्फ बाबा साहब का अपमान किया, बल्कि जिस तरह से इस देश में हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आरएसएस समर्पित है, भगवा गैंग समर्पित है, नरेंद्र मोदी, शाह समर्पित है, तो वह 2025 यानी विजयदशमी के दिन तक भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए आरएसएस पूरी ताकत लगा रहा है पर्दे के पीछे से और उसी ताकत की वजह से नरेंद्र मोदी इंडिया गठबंधन को खत्म कर देना चाहते हैं ताकि संविधान हटाने के लिए कोई विरोध के स्वर उठे ही नहीं और बचेंगे सिर्फ राहुल गांधी। तो न कारखाने में तूती की आवाज सुनी ही नहीं जाएगी और संविधान को बदल दिया जाएगा। और जब शरद पवार के 8 सांसदों और उद्धव ठाकरे के कई सांसदों की ताकत नरेंद्र मोदी को मिल जाएगी, नीतीश कुमार जो इंडिया गठबंधन में जाना चाहते हैं वह भी अपना प्लान कैंसिल कर देंगे। तो कुल मिलाकर के जोड़ तोड़ करके 367 तक सीटें हो जाएंगी और 367 सीटें अगर हो जाती हैं, 367 या 66 सांसद अगर संविधान को बदलने के लिए सामने आ जाते हैं तो संविधान बदल दिया जाएगा। 2/3 बहुमत से संविधान बदला जा सकता है और वह 2/3, उसी 2/3 को पाने के लिए नरेंद्र मोदी विपक्ष को तोड़ करके अपने पक्ष में कर रहे हैं और 2025 विजयदशमी तक हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संविधान को हटाना चाहते हैं, मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। संविधान के मौलिक ढांचे पर या संविधान को खत्म करने का प्रावधान
बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को पता था कि जब सांप्रदायिक शक्तियां आ जाएंगी तो वह संविधान को खत्म करना चाहेंगी, इसलिए कड़े प्रावधान कर दिए संविधान बदलने के लिए या संविधान की प्रस्तावना से को हटाने के लिए या संविधान के फंडामेंटल राइट्स को हटाने के लिए कड़े प्रावधान कर दिए। इसके लिए 2/3 सांसदों का होना जरूरी है, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, और जितने भी राज्य हैं वहां के राज्यों के 2/3 विधायकों की भी सहमति होनी चाहिए, तब संविधान को बदला जा सकता है। और नरेंद्र मोदी इसी दिशा में बढ़ रहे हैं, क्योंकि 20 राज्यों में नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार है, तो 2/3 बहुमत तो हासिल है राज्यों की दृष्टि से, लेकिन संसद में, लोकसभा राज्यसभा में 2/3 बहुमत नहीं है। उसी की जुगाड़ में शरद पवार को अपने पक्ष में ले रहे हैं, उद्धव ठाकरे को अपने पक्ष में ले रहे हैं, ममता बनर्जी पर भी इनकी कुदृष्टि पड़ी हुई है। और ममता बनर्जी के सांसदों को तोड़ने के लिए ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को अपने साथ मिला लिए हैं, और अभिषेक बनर्जी ममता से बगावत कर बैठा है। 22 सांसद हैं बंगाल में, 22 में से अगर टूटेंगे तो 2/3 होने चाहिए, 17-18 सांसद होने चाहिए, और इसके लिए अभिषेक बनर्जी से डील हो गई है और अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी में लड़ाई चल रही है। लेकिन अभिषेक बनर्जी के बूते की बात नहीं है कि वह ममता बनर्जी के 22 सांसदों में से 2/3 को तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के कदमों में रख लें। इसी तरह से राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी विधायक हैं उन पर भी नजर है। अखिलेश यादव के 37 एमपी जो उत्तर प्रदेश के हैं, इन्हें भी ऑपरेशन लोटस के तहत तोड़ने की कवायद की जा रही है, और अखिलेश यादव बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं, और बौखलाना चाहिए भी। किसी भी सूरत में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के कदमों में सिर नहीं झुकाना चाहिए और अपने सांसदों को टूटने नहीं देना चाहिए। अगर अखिलेश यादव की पार्टी को तोड़ने, उनके सांसदों को तोड़ने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो जाती है तो समझ लीजिए भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा इसी विजयदशमी तक, जो अक्टूबर या नवंबर में विजयदशमी आती है। क्योंकि विजयदशमी के दिन ही 1925 में आरएसएस की स्थापना की गई थी हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। 99 साल बीत चुके हैं, आखिरी साल चल रहा है, 100वां साल चल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और तमाम कट्टरपंथी हिंदू संगठनों, यहां तक कि शंकराचार्य तक की सहमति है कि इस विजयदशमी पर 100 साल पूरे होने के साथ ही भारत को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए और उसके राजा नरेंद्र मोदी को ही बनाया जाए, क्योंकि वही लोकतंत्र को खत्म करने, संविधान को खत्म करने का बीड़ा उठाए हुए हैं, और इसका खुलासा भी लोकसभा चुनाव में हो गया था। तो समझ लीजिए कि आरएसएस आज के दिन में बहुत शक्तिशाली है, और वह भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी शाह को जिस दिशा में ले जाना चाहती है वह बहुत खतरनाक दिशा है। ओबीसी, एससी, एसटी के तमाम बुद्धिजीवियों, पत्रकारों और इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी के मतदाताओं से हमारा निवेदन है कि वह आंखें खोलें, वरना वह वर्ण व्यवस्था के युग में, मनुस्मृति के युग में जाने के लिए तैयार रहें। सांप्रदायिक शक्तियों, आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी और मोदी और शाह का इतना पुरजोर विरोध होना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन होना चाहिए, किसान आंदोलन से बड़ा आंदोलन खड़ा करना चाहिए, तभी हमारा देश बचेगा, तभी हमारा संविधान बचेगा और तभी हमारा लोकतंत्र बचेगा।
साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इससे हमें बड़ी ताकत मिलेगी।